नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे बहुलीकरण की विधियाँ। कल बहुलीकरण के बारे में पढ़ लिया था। एकलक से बहुलक बनने की जो क्रिया होती है उसे बहुलीकरण कहते हैं। उसके बाद बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है बहुलीकरण की विधियाँ। तो बहुलीकरण दो प्रकार का होता है। एक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा होता है संघनन बहुलीकरण। ये बहुलीकरण के वर्गीकरण में भी पढ़ा था हमने। तो योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण, अब हमें इन दोनों की डिटेल पढ़नी है, इन दोनों की क्रियाविधियाँ पढ़नी हैं। तो सबसे पहले है योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें देखेंगे। योगात्मक बहुलीकरण के मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि योगात्मक बहुलीकरण में असंतृप्त का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे, एकलक अणु। असंतृप्त एकलक अणु ये मुख्य रूप से कौन से होंगे? असंतृप्त एकलक अणु ये होंगे या तो एल्कीन होंगी या एल्काडाइईन के व्युत्पन्न होंगे। एल्कीन और एल्काडाइन या तो खुद होंगे या इन दोनों के व्युत्पन्न होंगे। असंतृप्त एकलक अणु योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा जुड़ते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि बहुलक बनते समय एकलक आपस में जुड़ते हैं, और यदि असंतृप्त एकलक अणु जो मुख्यतः या तो एल्कीन होंगी या एल्काडाइन होंगी या उनके व्युत्पन्न होंगे, वो योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा जुड़ेंगे। मुख्य बिंदु एक तो ये रहा, और दूसरा इसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि इसमें कोई उपजात नहीं बनता। कोई उपजात का मतलब क्या है कि छोटे अणु नहीं निकलेंगे इसमें किसी भी प्रकार के। कोई उपजात नहीं बनता। और इसकी जो अगली मुख्य बात है वो ये है कि इसमें जो बहुलक का आणविक भार होगा, बहुलक का आणविक भार एकलकों के आणविक भारों का, एकलक के आणविक भारों का गुणक होगा। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि इसमें कुछ निकलना तो है नहीं, जितने एकलक जुड़ेंगे उसको गुणा कर देंगे एक एकलक के भार से। तो ये इसके मुख्य ध्यान में रखने वाली बात है। योगात्मक बहुलीकरण किसे कहते हैं, इसका मतलब है आपको समझाया। अब इसमें इसको समझिए, एल्कीन एल्काडाइन। एल्कीन आपके लिए नया नहीं है, आप इससे परिचित हैं पहले। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले जो यौगिक होंगे। जो सबसे सामान्य एल्कीन है वो ये है, एथीन बोलते हैं हम इसको। एल्काडाइईन का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, ईन का मतलब डबल बॉन्ड। ऐसे यौगिक जिनमें दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम एल्काडाइईन बोलते हैं। डाईईन, दो डबल बॉन्ड। हमने जो पीछे चार्ट किया था, एग्जाम्पल किए थे जब इसके बहुलकों के, तो उसमें हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन की थी। 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन, इनके मिलने से विभिन्न प्रकार के बहुलक बनते हैं। तो जो 1,3-ब्यूटाडाइईन थी वो एल्काडाइईन का ही उदाहरण है, जिससे पॉलीब्यूटाडाइईन बनता है। तो इनसे बनते हैं, योगात्मक बहुलीकरण में ये भाग लेते हैं। अब इसके बाद जो एक और मुख्य पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो योगात्मक बहुलीकरण है इसमें हमेशा हमें किसी न किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। किसी
प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होगी। अपने आप एकलक कभी भी अपने आप नहीं जुड़ेंगे, कोई प्रारंभिक पदार्थ हमें आवश्यक है जो इन एकलकों को आपस में जोड़ना शुरू करेगा, उसके बाद अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। अब ये प्रारंभिक पदार्थ कौन होगा, क्या होगा, उसके आधार पर योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार का है। योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार का रहेगा। देखिए, नंबर 1, मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। इसमें प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक होंगे। ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक पदार्थ जो इस अभिक्रिया को शुरू करेंगे वो होंगे मुक्त मूलक के रूप में होंगे। और जो दूसरे प्रकार का योगात्मक बहुलीकरण है वो है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ होगा, प्रारंभिक पदार्थ वो कोई ना कोई आयन होगा, मतलब धनायन हो सकता है या ऋणायन हो सकता है। तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक होगा और आयनिक योगात्मक बहुलीकरण में प्रारंभिक पदार्थ या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। अब यहाँ पर आपको मुक्त मूलक के बारे में भी समझा देते हैं। उससे पहले आप आयन के बारे में समझिए। आयन, अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, इसको जब जल में घोला जाता है तो ये टूट जाता है यहाँ से और इसमें अलग हो जाते हैं धनायन और ऋणायन। इनको तो हम आयन कहते हैं। लेकिन जो अणु सहसंयोजक बंध द्वारा बने होते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लीजिए, क्लोरीन अणु है, ये सहसंयोजक बंध द्वारा बनता है। इसमें क्लोरीन के प्रत्येक परमाणु में अंतिम कोश में, संयोजकता कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको चाहिए 8। तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है और इस प्रकार से क्लोरीन अणु बनता है जिसमें ये सिंगल बॉन्ड बीच में पाया जाता है। वास्तव में इस सिंगल बॉन्ड का मतलब है बीच में एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। सिंगल बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। अब ये बंध जब इस प्रकार से टूटेगा, समांश रूप से टूटेगा बराबर बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के पास आ जाएगा और क्या बनेंगे, ये एक क्लोरीन परमाणु जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा क्लोरीन परमाणु जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसको कहा जाता है मुक्त मूलक। तो जिन अभिक्रियाओं में, जिन योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रियाओं में मुक्त मूलक प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भाग लेंगे उन्हें कहेंगे मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। जिनमें आयन भाग लेंगे उन्हें कहेंगे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो पहले हमें जो डिटेल पढ़नी है वो पढ़नी है मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की। अब हम शुरू करते हैं। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण। मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण, सबसे पहले इसको शुरू करेंगे। आपको बता ही दिया कि मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक के रूप में होते हैं। अब ये प्रारंभिक पदार्थ या ये मुक्त मूलक किस से बनते हैं, तो इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ होगा वो होंगे या तो परऑक्साइड या होंगे परऑक्सी अम्ल। परऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें बीच में 2 O, सिंगल O बीच में रहते हैं, उनको परऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल आपने ले रखा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड आप पढ़ भी रखा है आपने, H2O2।
एक हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, जिसमें ये होगा सेंटर में, उसको हम परऑक्साइड कहेंगे। तो प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण में या तो परऑक्साइड होगा या परऑक्सी अम्ल होगा। प्रारंभिक पदार्थ परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल जो प्रकाश या ताप की उपस्थिति में टूटकर या वियोजित होकर मुक्त मूलक बनाते हैं, मुक्त मूलक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मुक्त मूलक का उदाहरण हम लेते हैं, कोई भी परऑक्साइड हो सकता है। यहाँ पर ये परऑक्साइड ग्रुप हो गया और दोनों तरफ R, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। ये या तो प्रकाश या फिर ताप की उपस्थिति में टूट जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाता है ये, तो ये दो बन जाएंगे RO, और यहाँ पर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, दो बनेंगे ये हुआ मुक्त मूलक और ये हुआ पर ऑक्साइड। अब ये मुक्त मूलक या परऑक्साइड ये एकलग नहीं है, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये मुक्त मूलक या परऑक्साइड जो प्रारंभिक पदार्थ हैं, अभिक्रिया को शुरू करने का काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अब किसी एकलग के साथ जुड़ेंगे और उसको मुक्त मूलक में बदलेंगे। अब हम इसके बाद क्या इसमें लिखते हैं कि ये मुक्त मूलक कौन से, परऑक्साइड मुक्त मूलक, ये परऑक्साइड मुक्त मूलक एकलग से क्रिया कर नया मुक्त मूलक बनाते हैं। ये नया मुक्त मूलक एकलग का ही होगा। अब मान लीजिए इसमें हम एकलग के रूप में काम पॉलीथीन का बनना मान लीजिए हमें करना है, तो पॉलीथीन एथीन से बनता है, तो वहाँ पर एकलग कौन होगा, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है एथीन, और यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, ये एकलग का। इसके साथ जुड़ेगा पर ऑक्साइड का एक अणु और बनेगा, परऑक्साइड इसके साथ जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाला जो एक सिंगल बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, एक इस पर आ जाएगा, एक इस पर आ जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया वहाँ से तो RO जुड़ जाएगा, RO, और ये वाला CH2, और अब ये डबल की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और इस CH2 के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये बन जाएगा जो भी एकलग लिया गया है उसका मुक्त मूलक, ये बन गया एकलग मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से एकलग का मुक्त मूलक बन जाएगा और ये अभिक्रिया आगे चलती रहेगी। ये वाला जो स्टेप है, देखिए मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण ये 3 स्टेप्स में होता है। इसका हम पहला स्टेप कर रहे हैं, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा है, ये फर्स्ट स्टेप है इसका, हम इसको लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट, और इसका नाम है श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद, जिसमें श्रृंखला शुरू हुई। अब इसमें ये एकलग मुक्त मूलक बन गया। ये जो एकलग मुक्त मूलक हैं ये आगे अभिक्रिया को बढ़ाते जाएंगे और अगला स्टेप शुरू होगा श्रृंखला संचरण पद।